हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। चलो आज एक नए चैप्टर से आप लोग को मुलाकात कराता हूं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर जो होता है आईआईटी और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स ये जान लीजिए, काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स में हम लोग किसी बॉडी के मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, ये किसका स्टडी करता है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो रेस्ट एंड मोशन जो होता है ये क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इस चैप्टर में हम लोग काउच मोशन के काउच का स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मोशन के काउच के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में ये स्टडी करता है। ये चैप्टर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करता है। तो पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है, उसको कैसे पता करेंगे। यदि पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो उसको रेस्ट में कहा जाएगा। यदि टाइम के साथ चेंज कर गया तो उसको क्या कहा जाता है, मोशन में कहा जाता है। तो टाइम के साथ यदि किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करते जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन में। यदि चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट में। बस इतना बात याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है इस पाथ पर जा रहा है, तो जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा वैसे वैसे पाथ के लेंथ को मेजर करते जाइए और वही आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए और इसी लाइन का लंबाई क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल, यानी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम टेल टू हेड होता है। तो इनिशियल पॉइंट को टेल बोला जाता है, फाइनल पॉइंट को हेड बोला जाता है। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो डिस्टेंस किसको बोला जाता है, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा वैसे वैसे पाथ को मेजर करते जाइए, वही क्या दे देता है, डिस्टेंस देता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए और वही लाइन की लंबाई क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर आप फर्क समझ गए होइएगा। ये भी हम लोग बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वही चीज हुआ ना। और इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। चलिए ना देखते हैं नेक्स्ट। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस में हम लोग ये माइंड में रखेंगे, जो इससे जैसे पार्टिकल मूव करेगा वैसे वैसे पाथ लेंथ को मेजर करते जाइए, यानी मेजरमेंट ऑफ पाथ, मेजरमेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल, फॉलोड बाय ए पार्टिकल। जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा वैसे वैसे पाथ को क्या करते जाइए, मेजर करते जाइए, वही क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। इसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन है क्या, देखिए ना, इसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। जब नहीं है तो ये वेक्टर नहीं होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कैन नेवर बी निगेटिव। इसके बाद डिस्टेंस जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस जो होता है पाथ फंक्शन होता है। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। डिस्टेंस क्या होगा, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कहने का मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो जब भी पाथ फंक्शन कहेगा इसका मतलब हुआ कि ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। पाथ फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। इसका मतलब क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी डिस्टेंस जो है पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना। तो अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका यूनिट क्या लिखिएगा, ऐसा यूनिट लिखिएगा मीटर। सीजीएस क्या हो जाएगा,
सेंटीमीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, वही लंबाई क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यदि ये माइंड में रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर है ना? तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। चेंज इन पोजीशन, चेंज का मतलब डेल्टा और आर फॉर पोजीशन वेक्टर। क्लियर है ना? इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर जो हो जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा आर को लिख सकते हैं R2 माइनस R1। जैसे देखिए ना यहाँ पर मान लेते हैं कि इधर एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। कोई भी पार्टिकल जो है मान लेते हैं कि ए पॉइंट से चलना शुरू किया और ये कहाँ चला गया है, बी पे चला गया है। तो जाने का पाथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और बोलिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं? क्लियर है? तो देखिए अलग अलग पाथ पर ये क्या हो रहा है, अलग अलग ये लंबाई हो रहा है ना, अलग अलग पाथ का लंबाई क्या हो रहा है, अलग अलग। तो डिस्टेंस सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी अलग अलग पाथ से जाइएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। सेम इसलिए हो रहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। यही इनिशियल पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 z1, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 z2। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये हो गया, दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल। क्लियर है ना? तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देंगे, यही क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। कैसे देगा, एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट आपको देगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो रिजल्टेंट ये है ना, तो क्या लिखेगा, R2 बराबर, रिजल्टेंट का मतलब क्या जानते हैं, सम। तो हो जाएगा OA प्लस कितना, AB। अब OA प्लस AB को क्या लिख सकते हैं आप, OA की जगह हो जाएगा R1 और AB की जगह डेल्टा। यहां से देखिए ना, डेल्टा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा ना। R2 को क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप माइनस, देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे, फर्स्ट में i कैप, सेकंड में j कैप, थर्ड में k कैप। तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। फाइनल में से इनिशियल को घटा दीजिए, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जिसको फाइनली आप निकालिएगा तो x2 माइनस x1, ये भी x का चेंज है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा x i कैप, और y2 माइनस y1 को लिखेंगे डेल्टा y j कैप, और इसको डेल्टा z k कैप। क्लियर है? अब यहां से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखिएगा, तो s बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो इसी को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं ना, कि ये और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके जगह क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके जगह क्या लिखेगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसके जगह z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट आप दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन निकाल लीजिए, वही आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्लियर है? और डायरेक्शन कोसाइंस, जब भी x y z होता है तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। तो यहां से L m n, L बराबर हो जाएगा cos थीटा x
एक्स रहता है तो एक्स यहाँ पर, अब बाई आर, तो आर की जगह कितना हो जाएगा बोलिए, डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई, और डेल्टा बाई बाई डेल्टा आर, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा जेड, डेल्टा जेड बाई डेल्टा आर, ये डेल्टा आर है, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि आपको वेक्टर में पढ़ा चुका हूं, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखिए ना एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, देखिए ना इनिशियल पोजीशन दे दिया है, फाइनल पोजीशन दे दिया है। इनिशियल पोजीशन दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल। तो सीधे क्या करना है, या तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, एक्स वाला का, वाई वाला का, जेड वाला का, तो वो आपका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे देगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फाइनल में से इनिशियल घटाइए, तो एक्स वाला में एक्स को घटाइए, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ऐसे देखिए स्क्वायर है, तो अंदर में आप 2 - 4 भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनिशियल में से फाइनल घटा दीजिए या फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिए, क्लियर है ना। ऐसे कोशिश कीजिए फाइनल में से इनिशियल घटाने का, इसमें आपको कभी गलती होने का चांस नहीं रहेगा, नहीं तो डायरेक्शन फॉर्म में रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्लियर है ना। तो मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो इनिशियल में से फाइनल घटाइए या फाइनल में से इनिशियल घटाइए। प्लस कितना लिख सकते हैं, 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो 4, और ये -1 का स्क्वायर 1, और ये -3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, √14 आ जाएगा। ये मीटर आंसर, क्लियर है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो इसको आपको डायरेक्शन भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्स बाई जेड जब रहता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिखिएगा, एल, तो एल हो जाता है कॉस थीटा एक्स, और डेल्टा एक्स बाई क्या पर रहता है, डेल्टा, यही ना। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बोलिए, दिस माइनस दिस, यानी 4 - 2 डिवाइडेड बाई आर आया है √14, कितना हो जाएगा 2/√14, क्लियर है। इसी तरह m कितना हो जाएगा cos थीटा बाई, तो डेल्टा बाई बाई डेल्टा आर। तो बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालिए, तो बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, बाई 2 - बाई 1, 2 - 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा √14, कितना हो जाएगा -1/√14, क्लियर। इसी तरह n बराबर cos थीटा जेड, डेल्टा जेड बाई डेल्टा आर। तो डेल्टा जेड हो जाएगा आपका 1 - 4 डिवाइडेड बाई √14 -3/√14, ये रहा आपका डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर है ना। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे। लेकिन एग्जाम में देखिएगा यदि ऑप्शन में केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो केवल मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर आंसर कर देते हैं डायरेक्ट, क्लियर है ना, ठीक है। या केवल कर देता डायरेक्शन कोसाइंस, तो इतना इतना और इतना दे देता है आपको ऑप्शन में, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, क्लियर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग रेडी कर लीजिएगा, समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट, अभी आपको मैंने बताया कि इसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी यही डिस्प्लेसमेंट था ना, डेल्टा आर बराबर r2 - r1, क्लियर है। तो वेक्टर में से वेक्टर घटाइएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर होता है, क्या होता है, वेक्टर होता है। और ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉइंट फंक्शन होता है। ये क्या होता है, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन कहने का मतलब कि किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हुआ डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन ओनली। किस पे डिपेंड करता है? केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बाकी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप क्या देखे थे कि अलग अलग पाथ के कारण जो है इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं किया था, वही था ना। तो अलग अलग पाथ के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता, चेंज नहीं किया था। जैसे देखिए ना, चाहे आप ऐसे जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, डिस्टेंस सबका अलग अलग था। सबसे हाईयर डिस्टेंस किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि देखिए पाथ जैसे जैसे जाएगा वैसे जैसे जैसे पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, वैसे वैसे लंबाई को मेजर करते जाएंगे। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा? इसका होगा। क्लियर है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है सब का क्या होगा? सेम होगा, चाहे किसी भी पाथ से जाइए, डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब समझ लीजिएगा, पॉइंट फंक्शन कहने का मतलब किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, बाकी पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मेन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये होता है आपका पॉइंट फंक्शन, लेकिन डिस्टेंस क्या था? पाथ फंक्शन था, वो पाथ पर डिपेंड किया था। इसका यूनिट देखिएगा, तो यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज डिस्टेंस, याद रहेगा। क्लियर है। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना। एक बात और ध्यान दीजिए, इधर इसमें लोग कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप डिस्टेंस देखे थे, ये डिस्टेंस देखे थे तो क्या बोले थे? केवल कि डिस्टेंस जो होता है पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन कहने का मतलब डिपेंड्स ऑन पाथ। अलग अलग पाथ के लिए क्या देखे आप कि डिस्टेंस क्या था? अलग अलग था। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये भी पॉइंट याद रखना है। इसमें लोग कंफ्यूज रहता है और क्वेश्चन दे देता है, लोग गलती से ऑप्शन को गलत मार देता है। याद रखिएगा, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस also depends on initial and final position, initial and final positions। ऐसा क्यों? आप खुद समझिए। आपसे हम पूछें कि आपके द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, तो आप आंसर बता सकते हैं क्या? जिंदगी में नहीं बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब तक आपको हम नहीं कहें कहां से कहां, तब तक आप कैसे बताइएगा? बोलिए, नहीं बता सकते हैं ना। तो जब तक आपको ये नहीं मेंशन किया जाए कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहां पर, तब तक ये डिस्टेंस बताना मुश्किल है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कहता है कि ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसका कहां पर है? पाथ पर ही है ना। तो डिस्टेंस तो पाथ पर डिपेंड करता ही है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा। यहां पर क्या होता है कि डिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लिख देता है क्वेश्चन में, तो लोग इसको गलत कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए, यहाँ पर लोग गलती करते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। समझ गए होइएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये समझ गए। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम कब होगा और दोनों में रिलेशन क्या होगा, वो आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए, कोई भी पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, यानी मोशन ऑन मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन या स्ट्रेट लाइन, मोशन स्ट्रेट लाइन पर है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। विदाउट
चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस जो होगा ये इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। क्लियर है? मैग्नीट्यूड क्यों लिए हैं? क्योंकि देखिए ना, एक तरफ स्केलर एक तरफ वेक्टर बराबर कैसे हो सकता है? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको वेक्टर में बताया था कि ऑलवेज स्केलर होता है। क्या होता है? ऑलवेज स्केलर होता है। यदि ये कंडीशन नहीं हुआ, अदरवाइज मतलब समझते हैं ना, यदि ये नहीं हुआ तब क्या होगा? तब डिस्टेंस कहता है कि ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ये ऑलवेज इक्वल होगा। अब ये दोनों पॉइंट को कंबाइन कर दीजिएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? तो इस बात को याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या बहुत होगा तो इक्वल होगा। इक्वल के केस में कब होगा? इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग यहाँ गलती करता है, केवल उसका दिमाग में रहता है कि स्ट्रेट लाइन पर चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इतना बात यदि लिखा हुआ रहेगा तो गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में कह देगा, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आपको दे देगा वन स्टेटमेंट में, when a particle moves on a straight line then distance is always equal to magnitude of displacement। तो ये सही कि गलत? तो मैक्सिमम लोग इसको सही मार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट है। ये बोलना जरूरी है कि विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे से देखिए, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, ठीक है? मूव करने के बाद अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लौटना शुरू कर दिया, तो चल तो रहा है स्ट्रेट लाइन पर ही, लेकिन जब यहां पर पहुंच जाएगा तो क्या उम्मीद करते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा? नहीं होगा। डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल। तो इस केस में डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर हो गया किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है? तो याद रखिएगा, केवल स्ट्रेट लाइन पर चलने से नहीं होगा। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन चल रहा था, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो डिस्टेंस क्या हो गया? ग्रेटर हो गया किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है ना? तो ये मिसकंसेप्ट माइंड में मत रखिएगा। जितना मैं थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आपको हिंट करते जा रहा हूं उसको आप माइंड में रखिएगा। चलिए देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चलिए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस तरह का थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप माइंड में रखिएगा। इस टाइप का थियोरेटिकल क्वेश्चन जो भी पूछेगा तो एकदम आसानी से इसको बनाते चलना। चलिए, क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देख, इज आर कांस्टेंट लिखा गया, सॉरी, इज आर करेक्ट। कहता है कौन सही होगा, यही आपको चुनना है। क्लियर है ना? जब भी मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन दूंगा थियोरेटिकल, तो इज आर लगा दूंगा, ताकि इसमें से मोर देन वन करेक्ट है। इसमें से आपको जब नेट में क्वेश्चन पूछेगा तो 4 ऑप्शन में 3 गलत, 1 सही रहेगा, कोई एक सही वाला डाल देगा। और IIT में पूछेगा तो उसमें तो दोनों टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो अब बना लीजिएगा। चलिए देखिए, इधर कहता है डिस्टेंस में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्टेंस तो जिंदगी में कभी निगेटिव होता नहीं है, ये गलत है। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, सही है ना? डिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बोलिए सही या गलत? सही। डिस्टेंस इज पाथ फंक्शन, सही या गलत? ये भी सही। पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसलिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो। कोई भी दुनिया का वेक्टर हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में भी ग्रेटर देन डिस्टेंस। जिंदगी में यार डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। डिस्टेंस बड़ा होता है और उससे क्या होता है? बहुत होता है तो इक्वल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे
देख रहे हैं ना, डिस्टेंस ग्रेटर होगा, बहुत होगा तो इक्वल होगा, छोटा या जिंदगी में नहीं होता है। बात समझ गए, इसको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट में बी ग्रेटर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, सही है गलत? गलत है ना, तो इसको टिक नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आप डिस्टेंस का डिवाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस क्या करेंगे, डिवाइड। अब क्या देखते हैं, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बहुत होता है तो इक्वल होगा तो कट के 1, या डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, तो छोटा होगा तो भाग दीजिएगा, यार न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो क्या होगा, 1 से छोटा आएगा ना, तो सही कि गलत? ये सही है। डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉइंट फंक्शन, जाहिर बात है ये पॉइंट फंक्शन होता है, और है क्या, अब नहीं है, चलिए समझ गया। तो जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, देखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है ना, ठीक, आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट देखिए, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग थ्योरेटिकल रेडी रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, और इसलिए मेरा थ्योरी का क्वेश्चन बहुत यूनिक होता है, इसको हर हाल में आप कमांड रखिएगा। आपको एनसीईआरटी का फिजिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, टोटल एनसीईआरटी का पॉइंट हम इसमें डाल दे रहे हैं, एक भी पॉइंट आपको नहीं छूटेगा। तो उतना बुक आप पढ़िएगा तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा, तो उसका जो मेन पॉइंट जो एग्जाम में आता है वो सारा हम थ्योरी में डाल देते हैं। तो ये क्रैश कोर्स में टोटल आपका क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल। हम लोग के पास काफ़ी टाइम है, अप टू एग्जाम तक ये चलेगा, क्लियर है ना। तो इसको मन से एकदम तैयारी करते जाइए, एकदम हर हाल में अगले साल नीट और आईआईटी निकाल करके आप छोड़िए उसको। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, जेईई एडवांस के लिए हम तो बोले थे कि बाद में अभी से ही आपको हम एक क्वेश्चन बैंक को करवाना शुरू करूंगा, तो ये दिसंबर के बाद यानी जनवरी से आपको स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद ही ना हो गया, तो अप्रैल में तो आपका उसके बाद ही ना जो भी होगा, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है वो देख लिया जाएगा कब एग्जाम है, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग एडवांस का करते चलेंगे। उसमें देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा रहेगा, आईआईटी वाला पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडवांस का, उसके बाद एरोडोक का क्वेश्चन हम सारा करते चलेंगे, क्लियर है ना। तो जहां तक होगा एरोडोक का उतना तक किया जाएगा, ऐसे उम्मीद करता हूं कि लगभग पूरा निकाल दूंगा, क्लियर है ना। तो आप लोग बस जंप करके लगिए, एकदम टेंशन फ्री होकर के, बाकी उधर सब्जेक्ट 2 अपने रेडी कर रखिए। फिजिक्स का आपको टेंशन लेना ही नहीं है, कहीं नहीं पढ़ने का जरूरत है, क्लियर है ना। आपको थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल जितना मैं बता रहा हूं उतना आप करते जाइए, आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरा ऐप भी बन चुका है, तो उस ऐप को आप लोग क्या कीजिएगा, ऐप के थ्रू अब आगे चल करके पढ़ाई होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक ठीक है। इसके बाद देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब क्या कीजिएगा, और आप लोग पूरा ऑल इंडिया जहां कहीं भी आपके फ्रेंड लोग पढ़ रहा है उसको आप शेयर कीजिए। बहुत लोग का दिमाग में होता है कि मेरा दोस्त को क्यों भेजे, यार भेजने से उसको भी तो फायदा होगा। तो आप सोशल वर्कर का काम कीजिए, मतलब कि जितना भी आपके पास ग्रुप में है सबको आप भेजिए, जितना भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं तो उसको भेजिए, और वो पढ़ाई करेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा सा आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो आपका फर्ज बनता है ना, इतना आप कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको मैं आसान दिया हूं, व्हेन ए पर्सन मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, कि यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ को आप दिखा दीजिएगा, इधर ईस्ट है, ईस्ट के उल्टा वेस्ट है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, जितना फास्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं अब यहां से शुरू कीजिए, तो सबसे पहले पार्टिकल किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना मीटर, 3 मीटर,
पार्टिकल नहीं है, पर्सन है, सॉरी। तो 3 मीटर, पार्टिकल भी हो सकता है, पर्सन कुछ भी हो सकता है, बॉडी भी लिख सकता है। अब यहां से इधर जाएगा तो ईस्ट, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, नीचे जाएगा तो साउथ। फर्दर देखिए क्या कहता है, 2 मीटर, सॉरी पहले साउथ जा रहा है, ईस्ट नहीं, पहले किधर जा रहा है, साउथ। तो सबसे पहले किधर जा रहा है, साउथ ना। तो ड्यू साउथ, साउथ किधर है, नीचे। यहां से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ कितना जाना है, 3 मीटर कर दिए। अब आगे देखिए, इधर जाएगा तो ईस्ट, नीचे जाएगा तो साउथ, इधर जाएगा तो वेस्ट। फर्दर क्या करता है, फर्दर यहां पर कहता है कि 2 मीटर ड्यू ईस्ट, चल जाइए 2 मीटर ईस्ट। तो 2 मीटर ईस्ट जाइएगा तो कैसे होगा, देखिए 2 मीटर ईस्ट। फर्दर क्या कहता है, फर्दर कहता है कि 4 मीटर ड्यू साउथ। ये फर्दर 4 मीटर नीचे की तरफ जा रहा है। यहां से इधर जाएगा तो ईस्ट, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, नीचे जाएगा तो साउथ। साउथ की तरफ कितना जा रहा है, 4 मीटर। क्लियर है ना, 3 वाला थोड़ा बड़ा बनाना है। अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल टोटल पूछेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 4, यही मीटर हो जाएगा ना। यानी कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9 मीटर आंसर हो गया। डिस्टेंस में जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा वैसे वैसे पाथ को क्या करते जाइए, मेजर करते जाइए, वही आपका क्या देता है, डिस्टेंस देता है। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था ना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन यही है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। ऐसे भी देखिए, एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा, दूसरा के हेड पर तीसरा। रिजल्टेंट कहां से लेते हैं, फर्स्ट के टेल से है, लास्ट का हेड तक। यही आपका लेंथ निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए ना, इसको O मानते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। जब भी इसका लेंथ निकालना हो तो सबसे पहले कोशिश कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने का। तो देखिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे फॉर्म कर लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो ये लंबाई 3 है, ये लंबाई कितना 4, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा ना, बोलिए 7 मीटर। और ये लंबाई कितना हो जाएगा, 2 मीटर। अब बताइए ये लंबाई हाइपोटेनस निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से OC निकालिएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो 49 + 4 53, ये मीटर। और डायरेक्शन बोला जाए मतलब क्या निकाल देना है, कोई भी एंगल निकाल दीजिए। मैंने बोला था वेक्टर में ही आपको बताया था कि जब भी पूरे फिजिक्स में डायरेक्शन कहीं भी डिमांड करे तो डायरेक्टली जो है आप एंगल रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है वही क्या कर दीजिए, डायरेक्शन। तो रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन यहाँ निकालना हो तो tan थीटा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2/7, क्या लिखिएगा बोलिए। जिसके साथ एंगल बनता है उसको लास्ट में रखना है, इधर ईस्ट है इधर साउथ है, तो क्या लिखिएगा, साउथ ऑफ ईस्ट। ये आपका हो गया डायरेक्शन है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। आंसर हो गया, दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं, या इतना भी आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तब तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों कंबाइन करके लिखेगा तो ऐसा लिख देगा, √53 मीटर, ये मैग्नीट्यूड, √53 मीटर, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मतलब एंगल दे देना कितना, tan इनवर्स 2/7 साउथ ऑफ ईस्ट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, बोलिए कहीं किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए देख लिए, चलिए ऊपर से देख लीजिए एक बार, यही है ना, दिख रहा है क्या, बड़ा कर दूं, चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, हो गया ना, बोलिए, तो दिख रहा होगा, फिर छोटा हो गया, चलिए ठीक है। ठीक है पूरा,
स्क्रीनशॉट अपने ले सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसा आपको वेक्टर में भी मैंने बताया था, सबसे पहले आप फिगर बना दीजिए। तो फिगर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए ना यहाँ पे सबसे पहले पार्टिकल किधर जा रहा है, ड्यू नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ मूव करा दीजिए। कितना मीटर, 3 मीटर। और कॉर्नर में यहाँ दिखा दीजिए, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से इधर जाएगा तो ईस्ट में ऊपर जाएगा, तो नॉर्थ में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। इधर ईस्ट ऊपर, नॉर्थ इधर वेस्ट, नीचे साउथ। फर्दर देखिए इसमें क्या कहता है कि 2 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ 2 मीटर आप बढ़ जाइए। फर्दर देखिए इधर जाएगा तो ईस्ट ऊपर, नॉर्थ नीचे साउथ। फर्दर देखिए क्या करता है, फाइनली गोज 3 मीटर एट 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। देखिए जो लास्ट में होता है मैंने बोला था कि उसी के साथ एंगल बनता है, तो ईस्ट और साउथ के बीच में होगा, ईस्ट के साथ एंगल बनेगा। तो इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, और ईस्ट लास्ट में, इसलिए ईस्ट के साथ एंगल बनेगा। कितना डिग्री, 37 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए रिजल्टेंट कहां से लीजिएगा, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक हम लोग लेंगे रिजल्टेंट, यही 3 मीटर हो गया। क्लियर है ना, ये क्या हो गया, 3 मीटर। अब इसको निकालिएगा कैसे, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ज्योमेट्री मेथड से निकालेंगे। फर्स्ट मेथड में, एक और मेथड इसमें बता दे रहा हूं, वेक्टर मेथड भी ऐसा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। आपको कौन सा आंसर होगा, इसको और थोड़ा सा छोटे बनाइए, देखिए ना, ऐसा है 3 मीटर। तो रिजल्टेंट कहां से दीजिएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक, यही रिजल्टेंट देगा ना। बोलिए अब इसको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने का कीजिए। देखिए कैसा बना देंगे, बोलिए, और ऐसा कर देंगे, राइट एंगल बन गया। अब सबका लेंथ निकालिए, तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 3 है, इसका हम लोग कैसे करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। इसका कंपोनेंट निकालेगा तो जिसके साथ एंगल इधर कॉस, कंपोनेंट में आपको मैंने बताया था, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा 3 cos 57। तो जितना ये लंबाई होगा वही ना यहाँ से ये लंबाई देगा। क्लियर, देख लीजिए यहां से यहां तक कितना है, 2 मीटर है, और ये लंबाई कितना आ जाएगा, 3 cos 37। क्लियर, ये लंबाई कितना हो जाएगा, तो पूरा यहां से यहां तक 3 है, तो ये कितना, इधर cos होगा तो इधर sin नहीं, तो ये लंबाई हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 sin 37, ये रहा। क्लियर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस। अब देखिए ये दोनों पता हो गया, तो हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा, इसको O कह देते हैं, A कह देते हैं, B कह देते हैं, इसको C। तो OC निकालना होगा, तो कितना लिखिएगा, बोलिए। इसको फर्दर आप कितना लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 इंटू साइन 37 0.6 होता है, तो 1.8 हो जाएगा ये, और 3 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1.8, बोलिए, तो 1.2 ना हो जाएगा, इतना मीटर। क्लियर, तो 1.2 प्लस 1.8 कितना हो जाता है, 3 आता ना है, तो 3 में से 1.8 घटाए तो इतना आ गया। ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 cos 37 होता है 0.8, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 2.4 मतलब 4.4 मीटर। क्लियर, लिख सकते हैं ना इतना। अब OC का लेंथ निकाल दीजिए, तो अंडर रूट 1.2 या 4.4 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर,
ये जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मीटर हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन का मतलब कोई एंगल ले लीजिए ये भी, तो tan थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर 1.2 एंगल के सामने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी 12/44, यानी हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा। 4 से कैंसिल कर दिए तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/11। अब देखिए ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, ईस्ट के साथ बन रहा है और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, इसलिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। ये रहा आपका डायरेक्शन। क्लियर है? अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब चलिए इसी को हम लोग सेकंड मेथड देख रहे हैं। तो सेकंड मेथड में इसको कैसे आप बनाइएगा, चलिए देखिए 2 एंटीमीटर सेकंड मेथड, ये वेक्टर मेथड है। वेक्टर से आप कैसे बनाइएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस मेथड में क्या कीजिए कि इधर एक्स एक्सिस ले लीजिए, इधर वाई एक्सिस ले लीजिए। क्लियर है? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, OA को आप लिख सकते हैं, बोलिए OA का लंबाई है 3 और डायरेक्शन किधर बाई की तरफ है, तो जे कैप। BC को क्या लिख सकते हैं, सॉरी AB को क्या लिख सकते हैं, 2i कैप। BC को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये बीच में है, तो बीच में रहता है तो इसको हम लोग कंपोनेंट तोड़ देंगे इधर, तो जिसके साथ एंगल बनता है मैंने बताया था कॉस लगा दीजिएगा, परपेंडिकुलर में आंख बंद करके साइन लगा दीजिएगा, वेक्टर में आपको मैंने बताया था, याद है? तो इधर की तरफ कंपोनेंट कीजिएगा। अरे देखिए ना यहाँ पर आप मैं कर दे रहा हूँ, इधर की तरफ कीजिएगा तो ये 37 है, तो ये है 3 मीटर, तो इधर हो जाएगा 3 cos 37 और इधर हो जाएगा 3 sin 37। बोलिए इसी को उठा करके इसके हेड पर रखते हैं तब ना रिजल्टेंट ऐसा आएगा। क्लियर? तो ये लंबाई यही लंबाई में होगा, बोलिए तो ये लंबाई कितना हो गया 3 cos 37। ठीक है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ दिए, तो जैसे इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिएगा तो ये टुकड़ा रहेगा, ये टुकड़ा रहेगा। अरे पेन की यार 2 पार्ट में कंपोनेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि सीधे एकदम टुकड़ा याद रखना है, तो 2 पार्ट में इसको तोड़ दीजिएगा तो पेन रहेगा जिंदगी में, कैसे रहेगा, कट जाएगा। तो चलिए इसका 2 पार्ट, इधर देखिए इधर है पॉजिटिव एक्स की तरफ आई कैप, इधर हो जाएगा माइनस जे कैप निगेटिव आई की तरफ। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 cos 37 आई कैप प्लस 3 sin 37 माइनस जे कैप, माइनस को आप यहां भी तो रख सकते हैं। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखिए, इसमें यहां तक समझ गए हैं, चलिए आगे देखिए, इसको देखिए रिजल्टेंट वहां पर क्या था, ओसी था ना, यहां पर देखिए ना, अरे यार रिजल्टेंट वहां पर क्या था, ओसी था, देखिए ठीक है। तो रिजल्टेंट देखिए ना, एक वेक्टर ये इसके हेड पर, दूसरा वेक्टर दूसरा के हेड पर, तीसरा रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, जानते हैं? तो इसको जो है फर्दर क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट हो जाएगा ओसी। तो रिजल्टेंट का मतलब सम, सबको जोड़ दीजिए, OA प्लस AB प्लस BC। क्लियर है? OA प्लस AB प्लस BC सबको जोड़िए ना, तो आई को एक साथ, तो आई को एक साथ कीजिएगा तो 2 + 3 cos 37 होता है ना, बोलिए। अरे यार जब भाई साथ साथ नहीं होता है, तो आई को आई के साथ कर दिए, जे को क्या कर देंगे, जे के साथ, तो जे को जे के साथ कीजिए, तो 3 और ये माइनस को आगे कर देना, तो -3 sin 37, ये क्या हो जाएगा आपका जे कैप। सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 + 3 cos 37 0.8 आई कैप। और जैसे जैसे कॉस का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे घटता है, कॉस 53 होता है 0.6 है, और ये कितना होता है sin 37 0.6, तो 3 - 3 × 0.6 जे कैप। कितना फर्दर इसको लिख सकते हैं, तो 8 3 जा 24, 2.4 ना, 2.4 और 2
कितना हो जाएगा 4.4। आई क्या? यहां पर देखिए 3 माइनस 1.8 1.2 जे के। बोलिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा क्या, कैसे निकालते हैं? ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आई वाला का स्क्वायर जे वाला का स्क्वायर। ये तो बच्चे से करते हैं क्या, बच्चे से मतलब वेक्टर से 1.2, बच्चे से मतलब क्या समझते हैं नर्सरी क्लास। बच्चे से मतलब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या वेक्टर पढ़े थे, ये कर लीजिएगा ना। ठीक है, देखिए तो आंसर सेम आया था, सेम आया था। डायरेक्शन का मतलब एंगल tan थीटा 1.2 बाई 4.4। याद कीजिए, आपको मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर में, याद होगा वेक्टर जब बता रहे थे तो, कि आई वाला से यदि भाग देते हैं तो विथ एक्स एक्सिस एंगल बनेगा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो आई वाला से भाग दिया ना तो किसके साथ एंगल बनेगा? एक्स के साथ। यहाँ पर देखिए तो इधर एक्स है ना, यहाँ ये एक्स होगा तो एक्स के साथ एंगल थीटा। यदि आप बाई वाला से भाग देते हैं ना तो ये एंगल दे देता है। तो दोनों में से कोई निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप? tan इनवर्स, इसको काटना दीजिए, 12/44। तो 3 हो जाएगा 11, 3/11 दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो उसी मैग्नीट्यूड कितना 4.4 का स्क्वायर, इसको लगभग 4 मान लीजिए ना, इसको लगभग 1। क्लियर? अप्रॉक्स में देखिए ना, यहां से कर दे रहा है। इसको अप्रॉक्स का ऐसा सिंबल दे देना है। तो अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं बोलिए? ओसी कितना हो जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना? एट थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। इतना मीटर कर दीजिएगा, दीजिए ना थोड़ा सा। इतना मीटर एट थीटा बराबर tan इनवर्स 3/11। क्या लिखिएगा? डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। बोलिए क्लियर है ना? टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस में तो दिमाग ही नहीं लगाना। टोटल डिस्टेंस यहां पर बना दे रहा हूं। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसमें तो भेजा लगाना ही नहीं है। भेजा मतलब समझता है ना माइन। तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 3 यानी 3 to 5 5 3 8 मीटर आंसर हो गया। क्लियर? तो ये निकालने में तो ये निकालने में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप इसी तरह बनाइएगा। चलिए, जिनको लिखना है आप नोट कर लीजिए। हो जाएगा ना नोट? जल्दी नोट कीजिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा आप इजीली वे में इसको निकाल लीजिएगा। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए। ठीक है, लिखते जाना है ना। अब ये रहा इसका वेक्टर मेथड। तो वेक्टर मेथड में कुछ नहीं करना है, बस x/y आप मान लीजिएगा और उसके बाद निकाल देना है। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बना, इसी तरह का है। देखिए क्वेश्चन, तो मान लीजिए कि यहां से ये क्या हाफ रोटेशन होकर के यहां गया है। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है r। तो इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सरकमफ्रेंस पर होगा तो हाफ रोटेशन तो ऊपर चला गया होगा। तो इनिशियल यहाँ है, फाइनल ये ना। तो क्या आपको बताए थे, इनिशियल टू फाइनल जो लंबाई देता है वही क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसी को मिला दीजिए।
यही आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, तो ये लंबाई निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट आंसर कर देना जितना फास्ट हो सके। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, हाफ रोटेशन में कितना आगे जाएगा, पाई आर। और यार फुल रोटेशन में 2 पाई आर होता है, तो हाफ रोटेशन में कितना आ जाएगा, पाई आर। और ये लंबाई कितना हो जाएगा, 2 आर, डायमीटर ना है। यहाँ से पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ना कितना आ जाएगा, आर बाहर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर प्लस 4। ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया। क्लियर है ना। डायरेक्शन निकालना हो तो यहाँ से tan थीटा दिस बाई दिस, विथ हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। देखिए ना, डायरेक्शन यदि फाइंड करना हो तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 2r डिवाइडेड बाई पाई आर। आर से आर कैंसिल तो 2 बाई पाई। यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स 2 बाई पाई विथ हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल से बना है ना, अरे रोड हॉरिजॉन्टल चलेगा, ये गाड़ी हॉरिजॉन्टल रोड पर चलता है ना, तो विथ हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन यदि इससे हम लोग देते तो विथ वर्टिकल हो जाता, तो वर्टिकल निकालना होगा तो ये सीधे पलट देना है, पाई बाई 2 हो जाता। क्लियर है। तो डायरेक्शन आप वो भी लिख सकते हैं। और मैं डायरेक्शन क्या लिख सकते थे, थीटा बराबर, बोलिए, tan इनवर्स पाई बाई 2, ये हो जाएगा विथ वर्टिकल। डायरेक्शन आप किसी के साथ भी दे सकते हैं, तो उसको थीटा माना है तो इसको अल्फा मान लीजिए, दिस इज अल्फा। क्लियर। तो बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा चुटकी में उड़ा देना है, एकदम जा करके क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। तो आज का कहानी इतना ही, आप लोग बना लीजिएगा टोटल। क्लियर है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। एक और क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है नीट में बहुत बार पूछा है वर्क निकालने के लिए। तो आपको वेक्टर में भी मैंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या बताए थे कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर को बच्चा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है ना। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस क्या कीजिएगा, इनिशियल, डायरेक्टली घटा देना फाइनल में से इनिशियल। तो 4 - 2, आई को आई में घटाना है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2i कैप। इसको देखिए 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 j कैप, 2 - 3 तो माइनस के कैप, यही आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आंसर हो गया। देखिए चुटकी में कैसे बन रहा है। वर्क निकालना है, ये आपका ए का आंसर हो गया। बी का देखिए, वर्क बराबर एफ डॉट एस होता है, यहाँ एस की जगह क्या है, डेल्टा। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच डॉट होता है तो स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि आई को आई से गुना करना है, जे को जे के साथ। तो आई के कोफिशिएंट से केवल गुना करना है। तो देखिए इधर डेल्टा और एफ के कोफिशिएंट दीजिए, 2, आई में यहाँ 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ये 4 प्लस जे को, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, तो 1 × 5 5। के को देखिए, तो -1 वहां +3, तो -1 × 3 कितना हो जाएगा, 4 + 5 और -3, यही हो गया ना। बोलिए, तो कितना हो जाएगा, 6 जूल। आंसर हो गया। इसी को लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। न्यूटन मीटर क्यों बोला गया, ये न्यूटन ये मीटर, तो यूनिट दोनों में से कोई दे सकता है, इसको माइंड में रखिएगा। क्लियर है ना। ये रहा आपका आंसर। तो इस टाइप का जितना भी होगा क्वेश्चन वो सारा बना जाएगा। इस वेक्टर में ही आपको बताया था ये थे इस टाइप का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही से पूछेगा, इससे बाहर याद नहीं रहेगा। इसलिए मेरा थ्योरी का क्वेश्चन जरूर करना है, और साथ साथ हम लोग क्वेश्चन बैंक भी लेकर के चलेंगे, और जम करके लगिए। और नेक्स्ट ईयर आप जो भी होगा
IIT नीट को हर हाल में निकाल करके एकदम लेना है, वो भी 100 के अंदर रैंक लाइए। बाकी पेपर आप रेडी रखिए, और फिजिक्स के लिए आपको कहीं टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? तो आप थोड़ा मन से पढ़िए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में सबको यार भेजिए, सबको हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। क्लियर है ना? तो इसलिए आप लोग के बोल रहे हैं कि शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको नए वीडियो आपको हमेशा आपको अप टू डेट मिलते रहे आपको। तो इसलिए आज इतना ही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सब जगह शेयर कीजिए। कहीं भी पढ़ रहा हो आपका फ्रेंड, कोटा पढ़ रहा हो, दिल्ली पढ़ रहा हो, हैदराबाद, कहीं भी आपका पढ़ रहा हो, उसको भेजिए। मेरा फिजिक्स उसको बहुत अच्छा लगेगा, और फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता है, समझ करके। यदि मेरा आप सीरियल नंबर से वीडियो देख करके आप पढ़ते हैं तो आपको एक एक लाइन दिमाग में घुस जाएगा। वो भी एक क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में जब एक एक लाइन घुस जा रहा है तो समझ लीजिए कि जो रेगुलर आपका क्लास जैसे रहेगा आपका फाउंडेशन का टारगेट का, तो कितना भी गधा बच्चा होगा 100% बच्चे को समझ में आएगा। ऐसे 95% तो एकदम ठीक से समझ में आता है। 5% किसको नहीं आता है? जो रेगुलर नहीं क्लास करता है, मजा ले लेके पढ़ता है। आज यहाँ किया तो कल नानी घर चला गया, कल मौसी घर चला गया, तो उसको नहीं बुझाएगा। क्लियर है ना? तो 5% को केवल हमारे क्लास में नहीं समझ में आता है, बाकी 95% को समझ में आता है, चाहे कोई भी बैच हो। चलिए आज इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। और आप थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और केवल देख करके छोड़िए नहीं, उसको कीजिए, और सबको फायदा हो ये काम करना है। सबको आप व्हाट्सएप पर जो है सबको आप इसको शेयर कर दीजिए, जितना भी व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सब जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास आप लोग से। आज के लिए इतना ही।